हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे दो समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, कम समय में इसे आप समझ पाओगे, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसे निकाला जाता है और अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण की क्रिया आपने पढ़ा था, यदि हम एक कुंडली में धारा बहाएं तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये परिघटना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। इसके पहले मैंने दो परिनालिका पर भी अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकाल कर बताया था कि दो परिनालिकाएं हैं, एक दूसरे से बद्ध हैं, जुड़े हैं, तो उनके बीच कितना अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। बच्चों यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यदि हम जैसे हमारे पास दो कुंडली है, इसको हम प्राइमरी इसको सेकेंडरी मान सकते हैं, या कि दो कुंडली P और Q है। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, यानी पहले वाले कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रेरित धारा दूसरे कुंडली में उत्पन्न होगा, या कि मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न होता है। अब ये प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होता है, देखिए बच्चों, फैराडे ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। फैराडे का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो फिर आपकी कमी है बच्चों। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए हम इस प्राथमिक कुंडली में, यह जो आपका कुंडली P है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार में धारा प्रवाहित होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है ना, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो भाई इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से होकर के जाएगा। अब जब इस कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जाएगा, तो बच्चों क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही हम पहले कुंडली में धारा बहाएंगे तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इस कुंडली से होकर जाएगा, मतलब यहां भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। अब चुंबकीय फ्लक्स की मान में परिवर्तन होगी तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये स्वतः की क्रिया है, आपको देखने से नहीं होगा कि आंख से देख सकते हो कि कैसे धारा उत्पन्न होती है, ये दिखती नहीं बच्चों। ठीक है, इसकी हम पुष्टि कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिए, धारा मापी लगा दिए, जिससे ये संकेतक यानी विक्षेप हुआ तो पता चला इसमें कुछ धारा उत्पन्न हुआ है। अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में कब परिवर्तन होगा, जैसे हमने कहा कि जो हमारा ये आपका कुंडली है, इसमें धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा। क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। चुंबकीय फ्लक्स का मान चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। तो जैसे ही धारा का मान परिवर्तित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के मान परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चूंकि आप लोगों ने फैराडे का नियम पढ़ा था कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से ही होगी। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, जब प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा। फलस्वरूप बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलेगी, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स में बदलने से ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और यही परिघटना आपका अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए क्या क्या चाहिए होता, मैं थोड़ा यहां पर क्लियर कर दूं बच्चों, किस तरीके से हम अन्योन्य प्रेरकत्व निकालते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ये होता है कि जैसे हमको M निकालना है बच्चों, M निकालना है, पहले के कारण दूसरे पर निकालना है ना, तो दूसरे पर कितना फ्लक्स होगा, ये दूसरे पर φ2 करेंगे। अब यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है कि φ2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे पर उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ इतना आप समझो। और बच्चों यदि हम द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 मान के चलते हैं तो N2 मान लेंगे, और किस धारा के कारण, I1 के कारण मान लेंगे। ठीक है, I1 के कारण। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई कि यदि इसमें फेरों की संख्या N2 है और चुंबकीय फ्लक्स φ भी है तो φ भी कर दो। किस धारा के कारण बच्चों, तो यदि I धारा प्रवाहित करोगे तो I लिखोगे, I1 धारा प्रवाहित करोगे तो I1 लिखोगे, ये आपकी मर्जी है। पर यहां पर जो अन्योन्य प्रेरकत्व है किस किस पर डिपेंड करेगा,
कितना चुंबकीय फ्लक्स है यानी फ्लक्स बंधता पर डिपेंड करेगा, और दूसरा उस पे प्रवाहित धारा पर यानी प्राथमिक कुंडली में जो हमने धारा बहाया है, पहली कुंडली में जो धारा बहाया है उस पर डिपेंड करेगा। अब ये चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसे निकलता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसे निकलता है? चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालने के लिए दो चीज पता होना चाहिए, कितना चुंबकीय क्षेत्र से रेखाएं आ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगा, और दूसरा कितने क्षेत्रफल से वो रेखाएं जा रही हैं इस पर डिपेंड करेगा। अब आप कहोगे सर ये बी का मान कैसे निकलेगा? तो भाई साहब आप लोगों को पढ़ाया हमने कि समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच में यानी केंद्र पर अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। यानी हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तो मुनि बटा 2r म्यू, यदि N1 धारा है तो N1, I धारा है I, त्रिज्या कितना है R1 तो R1 कर दिए, ये मुनि बटा 2r। परिनालिका के लिए हमने बताया था केवल मुनि। अब ये N1 N2 की तो बात अलग है कि भाई कौन से परिनालिका की बात कर रहे हो, कौन से कुंडली की बात कर रहे हो, तो N1 ये 1 2 3 तो आप अपने आधार पर लिखोगे, है ना। तो चलिए हमें अन्योन्य प्रेरकत्व तो निकालना है तो हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान निकाल लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए, तो इन चीजों को अपन करेंगे बच्चों। चलिए तो हमने कहा कि माना P और Q दो वृत्ताकार कुंडली है जो समअक्षीय एक ही अक्ष पर है बच्चों। देखिए दोनों का केंद्र मिलता है, एक ही अक्ष पर स्थित है ना। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 मान लेते हैं और त्रिज्या R1 मान लेते हैं। द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या N2 और त्रिज्या R2 है। तब हमने कहा कि जैसे ही हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, जैसे ही कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे ही हम कुंडली पर धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि यदि प्राथमिक कुंडली P में धारा I प्रवाहित किया जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी कितना हो जाएगा, मुनि बटा 2r। ये सबको पता है, इतना किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसके कारण से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएगी, तो हम कहते हैं कि प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रत्येक फेरे से निकाल रहे हैं। तो एक फेरे पर हम कहते हैं फाई बी का मान किस किस पर डिपेंड करेगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितने क्षेत्रफल से होकर जा रहा है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। अब बच्चों यहां पर मान रख दो, इसका मान रखो बी का मान क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट N1 क्यों I1 बटा 2R1, क्योंकि ये जो बी का मान है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रथम कुंडली में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न हुआ है, और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं कहां से जाएगी, दूसरे कुंडली में जाएगी। तो दूसरे कुंडली का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन बच्चों 2 क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या 2 है तो पाई आर 2 हो जाएगा। ठीक है, बस कितना सिंपल है। लोगों को लगता है कि बहुत कठिन होता है बच्चों, व्यंजक वगैरह बहुत सरल होता है, किंतु m का मान किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, बताओ जरा, m का मान किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा कि द्वितीय कुंडली की बात की जा रही है तो उसमें फेरों की संख्या N2 है। द्वितीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है फ्लक्स फाई बी हुआ है, और धारा किसमें I बहाया हमने प्राथमिक कुंडली में तो I पर निर्भर करेगा। अब बच्चों आपका N2 अपान I रहने दीजिए, बी का मान रख दीजिए, फाई बी का मान ये आपका है म्यू नॉट N1 I1 मत करो बच्चों, क्योंकि यदि यहां I1 की हो चलो कोई बात नहीं, तो फिर I1 यहां भी कर दो, यहां भी I1 कर दो, यहां भी I1 कर दो, क्योंकि I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो I1 लिखना है। यदि I1 नहीं लिख रहे हैं, I1 धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो हर जगह I लिखना है। ये आपको याद रखना है कि आप तो नामांकन अपने हिसाब से कर रहे हो ना, क्योंकि प्राथमिक कुंडली है यानी पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित तो हर जगह I1 लिखना। यदि I1 नहीं धारा प्रवाहित तो फिर I1 मत लिखना। ठीक है, तो यहां भी I1 हो जाएगा, यहां भी I1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2R1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनटू आप इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हो, और ये पाई R2 का स्क्वायर है। देखो I1 से I1 कट जाएगा, धारा तो कट ही जाएगा, धारा पर निर्भर ही नहीं करता, लास्ट में अंतिम में जो है धारा पर ये निर्भर ही नहीं करता। तो m का मान जो है वो निकल कर आ गया है, जैसे म्यू नॉट है बच्चों तो म्यू नॉट N1 है, N2 है, N1 है
N2 है, और क्या है भाई 2R है, तो 2R1 है, और बच्चों यहाँ पर कितना है पाई R2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब ये माना जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई कुंडली है, उसके केंद्र पर क्रोड हो और क्रोड की भी कुछ चुंबकशीलता होगी, तो यदि दोनों कुंडली में म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता का क्रोड हो। अब देखिए दोनों कुंडली में म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता का क्रोड हो, तो हमको म्यू आर का गुणा कर देना बच्चों। म्यू आर और म्यू नॉट हो जाएगा N1 N2 हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाय 2R1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो फिर याद कर लेना अभी कि ये आपका जो म्यू आर और म्यू नॉट का मल्टीप्लाई जो होता है म्यू के बराबर होता है, तो म्यू हो जाएगा N1 हो जाएगा N2 डिवाइड बाय 2R1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। बस बच्चों यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, समझो यही अभीष्ट व्यंजक है, सिंपल है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और इतना यदि पसंद आएगा बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और नोट्स यदि इसका लेना है तो मात्र 100 रुपये चार्ज है। कंटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।